हेलो गाइस, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज यूट्यूब चैनल और arjunthori.com वेबसाइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का नया चैप्टर किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th का। ठीक है, बोर्ड में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर भी आप उठाओगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पूरी एनर्जी इसको समझने में लगाना है, ना कि नोट्स लिखने में, क्योंकि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगे। प्रॉपर ढंग से लिखे हुए नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ इसको समझने में ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसका चैप्टर के नाम को समझते हैं, किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किरण क्या होती है, तभी इस चैप्टर को अपन आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश यानी लाइट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, साधारण सी परिभाषा प्रकाश की अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि ये एनर्जी का एक टाइप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता तो अपन किसी वस्तु को नहीं देख पाते। अब आता है प्रकाश किरण यानी रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण किसे कहेंगे? तो प्रकाश किरण प्रकाश द्वारा अपनाए गए सरल पथ को किरण या प्रकाश किरण कहते हैं। इसको आपको सीधा किरण भी पूछ सकता है या प्रकाश किरण भी पूछ सकता है। तो प्रकाश जिस पाथ पे गति करता है उसको अपन बोलते हैं प्रकाश किरण। अब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि प्रकाश में सिर्फ एक किरण ही हो, किरणें बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि इतने सारे प्रकाश, जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो उसमें एक किरण तो होती नहीं, बहुत सारी किरण होती है, तो उससे अपन क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। यानी बहुत सारी अगर किरणें हैं तो उससे अपन बोलते हैं बीम। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किरण क्या होती है और बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश की बीम क्या होती है। ठीक है, ये बातें अगर समझ में आ गई तो अब अपन एक बात समझ लेते हैं कि इसमें अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में कंप्लीटली अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि अगर किसी प्रकाश किरण को, या मैं कहूँ प्रकाश बीम को, यानी बहुत सारी किरणों को किसी दर्पण से, यानी किसी दर्पण से गुजारूं, ठीक है, यानी किसी दर्पण पे आपतित करूं तो क्या घटना होगी। ठीक है, अगर किसी लेंस से आपतित करूं लेंस पे तो क्या होगा, या किसी प्रिज्म पे आपतित करूं तो क्या होगा। इन सारी घटनाओं को अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि परावर्तन अपवर्तन सब कुछ इसी में आएगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले इसकी देखेंगे परिभाषा, फिर इसको समझेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं इसने क्या कहा। ठीक है, इसने ये कहा कि जैसे अपने पास कोई परावर्तक सतह है, परावर्तक मतलब जो प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में भेज दे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई अपने पास ये माध्यम है, पहला माध्यम। ठीक है, यहाँ से कोई मैं प्रकाश किरण इस प्लेट पे, ये कोई अपने पास ऐसी परावर्तक सतह है या परावर्तक प्लेट है। प्लेट कैसी, कहाँ हो सकता है? समतल दर्पण जो कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। इसको अपन ऊपर से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ एक लाइन दर्शा दी, और ये डॉट 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 ये दिखा रहे हैं कि ये पॉलिश की गई कोई सतह। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो, यहाँ से अगर मैं एक प्रकाश किरण इस पे आपतित करूँ तो ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस, जैसे ये माध्यम तो सेम ही है इधर का, ये प्लेट ऐसे थी, इधर का माध्यम है, इधर एक किरण आई, इधर एक किरण आई और वापस उसी माध्यम में यहाँ से टकरा कर निकल गई। ठीक है, तो उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है, प्रकाश की घटना, उसे अपन कहते हैं परावर्तन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परावर्तन क्या होता है। अब अपन देखते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन किन किन नियमों को पालन करता है। ठीक है,
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो परावर्तन में होते हैं वो बराबर होंगे हमेशा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभी अपन समझते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। देखिए, ये कोई अपने पास परावर्तक सतह थी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, 3D में आपको देखना है। ये ऐसी कोई प्लेट है, ठीक है, इस पे यहाँ से कोई किरण आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस किरण पे जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, उसको अपन आपतित किरण कब कहेंगे, ठीक है, और परावर्तित किरण ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ अपन एक अभिलंब डालते हैं, यानी कि ये जो अपन परावर्तक सतह है इस पे एक अभिलंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अपन ऐसी रेखा एज्यूम करते हैं, ठीक है, जिसे अपन कहेंगे अभिलंब। तो इसमें जो आपतित किरण है वो इसके साथ जो कोण बनाएगी वो ही परावर्तित किरण के साथ कोण बनाएगी। ये परावर्तन का नियम है, यानी कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। और परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये मान लेता हूँ मैं I, ये मान लेता हूँ मैं R। तो I = R होता है। ये परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है जो अपन ने डाला था 90 डिग्री पे, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तल का मतलब अगर आप समझते हैं फिर आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर देखिए, ठीक है। उस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा एक ऊपर छत है और 2 दीवारें जा रही है, ठीक है। उस कॉर्नर से एक छत और 2 दीवारें जा रही है। तो इसका कहने का मतलब ये तीनों जो होंगे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, या तो छत में होंगे या उन 2 दीवारों में से किसी एक दीवार में होंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक अभिलंब दीवार में है और किरणें छत पे है, नहीं, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि तल का मतलब क्या होता है और ये एक ही तल में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रिवाइज कर लेते हैं कि अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। परावर्तन के नियम बताओ, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों क्या होते हैं? समान तल में होते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको एक नोट ध्यान में रखना है कि परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात समान रहते हैं, ठीक है। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, और चाल यानी जो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, और तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं? समान होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि जो चाल इसकी होगी वही इसकी होगी, जो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य इसकी होगी वही इसकी होगी, ठीक है। ये अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये तीनों समान होती है, ठीक है। अब देखते हैं दर्पण, ठीक है। जैसा कि अपन ने देखा कि ये जो परावर्तक सतह थी, ये अपन ने कहा था एग्जाम्पल कोई दर्पण हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं दर्पण क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले मेनली दर्पण, लेंस और प्रिज्म, ठीक है। तो अब पहला लेते हैं अपन दर्पण, जिससे कहते हैं मिरर। तो दर्पण कांच का ही भाग होता है, ठीक है, जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। दर्पण होता क्या है? दर्पण अपन कैसे बनाते हैं? दर्पण कोई कांच की पट्टिका होती है, उसकी एक सतह पर, जैसे ये कोई कांच है, ये कोई पट्टिका है, इसकी एक सतह में चिकनी रहने देता हूँ और एक सतह पे क्या कर देता हूँ? पॉलिश कर देता हूँ ऐसे कोई मटेरियल की जिससे दर्पण बनाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, ठीक है। तो एक कैसी रखनी है? चिकनी, और एक तरफ अपन कर देते हैं पॉलिश, तो बस ये बन जाता है दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? एक नॉर्मल कांच की पट्टिका होती है जिसमें एक तरफ अपन पॉलिश कर देते हैं। अब दर्पण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण।
अभी आपको ये याद नहीं रखना है, ये अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको याद रखना है दर्पण दो टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। तो अभी तक आपको ये भी याद नहीं रखना है, सिर्फ दो टाइप याद रखने हैं। अब पहले अपन देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो यदि किसी कांच की पट्टिका को एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए तो वह पट्टिका समतल दर्पण कहलाती है, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले देखा दर्पण क्या होता है। तो दर्पण क्या होता है, कांच पे अपन एक साइड में पॉलिश कर देते हैं। यहाँ अपन ले रहे हैं समतल। समतल का मतलब क्या होता है, एक प्लेन प्लेट, ठीक है। तो प्लेन प्लेट लेंगे, एक सीधी पट्टिका, उसकी एक तरफ अगर पॉलिश कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, समतल। अगर गोलीय है तो गोलीय कांच पे अपन एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो वो हो जाएगा गोलीय। तो नाम से ही इसको आपको समझना है। तो समतल दर्पण, आगे बात समझ में, एक कोई कांच की पट्टिका लेंगे, उसकी एक तरफ पॉलिश कर देंगे अपन ऐसे मटेरियल से जिससे दर्पण बनाए जाते हैं, जैसे सिल्वर, ठीक है। तो इसको दर्शाते ऐसे हैं, समतल दर्पण को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। एक लाइन, फिर ये, इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे खड़ा है, ठीक है। ये ऐसे दर्पण खड़ा है, इसके इस साइड में पॉलिश की हुई है और इस साइड से ये परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि यहाँ अपन प्रकाश आपतित करेंगे, ठीक है। और इसको अपन जब ऊपर से देखेंगे तो अपने को सिर्फ एक लाइन दिखेगी, इसलिए अपन इसको ऐसे दर्शाते हैं। और ये दर्शाता है कि यहाँ इस साइड पॉलिश की हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया समतल दर्पण को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोटेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें अपन देखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। वो कैसा बनता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, समतल दर्पण के आगे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट मैं मान लेता हूँ h, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट या बिंब भी इसे बोलते हैं, ठीक है। व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या बिंब, यहाँ इस चैप्टर की भाषा में बिंब या ऑब्जेक्ट। और जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं इमेज या प्रतिबिंब, ठीक है। इसकी हाइट में मान लेता हूँ h और इसकी हाइट में मान लेता हूँ h डैश, ठीक है। और ये इस दर्पण से u दूरी पर खड़ा है, ठीक है, दर्पण से u दूरी पर। और इसका प्रतिबिंब मैं मान लेता हूँ इस दर्पण से v दूरी पर बन रहा है, ठीक है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो अपने को देखनी है, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया था। ये आपको इस चैप्टर में अपन लेंस, दर्पण, सब में यही यूज़ लेने वाले हैं कि बिंब या ऑब्जेक्ट की दर्पण से दूरी को अपन u से दर्शाएंगे, और प्रतिबिंब या इमेज की दर्पण से दूरी को v से दर्शाएंगे, और बिंब या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को h से दर्शाएंगे, और h डैश को प्रतिबिंब या इमेज की ऊंचाई को, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया था, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, अपन क्या देखने वाले हैं, समतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के गुणधर्म, ठीक है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहला कि u इज इक्वल टू v। u और v क्या थे, ये u और v, यानी कि व्यक्ति जितना उस दर्पण से दूर होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब उस दर्पण से दूर होगा, यानी कि u और v दोनों बराबर होते हैं समतल दर्पण में, ठीक है। ये हर दर्पण में नहीं होंगे, गोलीय दर्पण में अलग होगा, ओनली समतल दर्पण में ये प्रॉपर्टीज होती है। और h इज इक्वल टू h डैश, यानी कि जितनी व्यक्ति की या ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही इमेज या प्रतिबिंब की हाइट होगी, ठीक है। ये भी सिर्फ इसी में होता है, बाकी में नहीं होता, ठीक है। तो समतल दर्पण की ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा, ठीक है। आभासी का मतलब ये प्रतिबिंब रियल में नहीं बनता, ये अपने को प्रतीत होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा अपन किसे कहेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे अगर दूसरी तरफ कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, हमेशा आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो वस्तु इस साइड है, ऑब्जेक्ट उस साइड बन रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, आभासी, ठीक है। और आभासी में चलो ये बात तो पता लग गई कि उस साइड बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आभासी। अब सीधा बनता है कि उल्टा, ये अपन कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, वा उ आसी, ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वा उ आसी का मतलब क्या है, वा मतलब वास्तविक और उ मतलब उल्टा, यानी जब जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा
वो हमेशा उल्टा बनेगा। आसी मतलब आभासी, आभासी। सी मतलब सीधा, ठीक है। यानी कि जब जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा, क्यों? इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड बन रहा है इसलिए आभासी होगा। अब यहाँ से अपने को पता है आभासी होगा तो वो सीधा होगा, क्योंकि वाउ आसी। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को प्रतिबिंब की प्रकृति पता लग गई। अगर कोई एग्जाम में आपको पूछे कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आपको बताना है आभासी और सीधा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो आवर्धन होता है वो क्या होता है। आवर्धन क्या होता है ये अपन गोलीय दर्पण में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आवर्धन क्या होता है। आवर्धन मतलब जो प्रतिबिंब होता है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है या प्रतिबिंब की हाइट जो होती है एच डैश, वो बिंब से कितने गुना बड़ी है, ठीक है। तो इसमें जो समतल दर्पण में वो होती है वो एच डैश इज इक्वल टू एच, यानी कि ये होता है 1, यानी कि ये 1 गुना बड़ा होता है, यानी कि 1 गुना बड़ा मतलब उसके बराबर, ठीक है। तो ये भी सिर्फ समतल दर्पण में होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब, ये अपन ने देखा जैसे बिंब और प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वो समान होती है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। ये दोनों समान है तो भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जिसका जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो होता है 1। अब देखते हैं इसका उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग अपन जो चेहरा देखने में दर्पण यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। तो उसमें आपने देखा होगा ये सब कुछ होता है, जो अपन जितना दूर खड़े होते हैं उतना ही वो अपने को प्रतिबिंब दूर दिखाई देता है, और जितनी बड़ी चीज़ उसके सामने अपन रखेंगे उतनी ही बड़ी वो उसमें दिखेगी, ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, बोर्ड में शायद ही पूछे। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। ये कैसे कि जब वो v वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है, कैसे, इसको समझते हैं। जैसे ये अपने पास कोई समतल दर्पण है, इसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, मैं मान लेता हूँ O, ये v वेग से गति कर रहा है, और यहाँ इसका प्रतिबिंब है, इमेज में मान लेता हूँ I, ठीक है। ये इस तरफ, अब देखो इस तरफ ये इमेज इसको कितनी प्रतीत होगी ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ v तरफ v वेग से जा रहा है तो ये भी v वेग से आएगा, क्योंकि अपने को पता है जितना जो ऑब्जेक्ट में हलचल होती है वही इमेज में होती है समतल दर्पण में। जैसे ये थोड़ा सा विस्थापित होगा, मान लो x, तो ये भी x होगा, ठीक है। जितने समय में होगा उतने समय में ये होगा, तो अपन v क्या होता है, यानी वेग क्या होता है x/t, यानी कि जितना विस्थापन हुआ बटे कितने समय में हुआ। तो अपने को पता है जितनी वेग से ये गति करेगा उतने ही वेग से ये गति करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने को देखना है व्यक्ति को कितना देखेगा, यानी कि व्यक्ति के सापेक्ष अपन देख रहे हैं। तो आपने 11th में पढ़ा होगा सापेक्ष गति। सापेक्ष गति में अपन क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ के सापेक्ष में अपने देखते हैं उसको अपन स्थिर मानते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्थिर मानूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसके वेग को उल्टा करके उसको दे दूंगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ v है तो उल्टा करूँगा मतलब इस डायरेक्शन में v दे दूंगा, तो ये v और v दोनों जुड़ जाएंगे तो 2v, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने थोड़ा बता दिया कि ये अगर v से गति करेगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो उसको 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा उसके सापेक्ष। हालांकि ये गति तो v से ही करता है, लेकिन इस खुद को 2v से दिखेगा क्योंकि v इसका भी है, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति x विस्थापित होता है तो उसका प्रतिबिंब विस्थापित होगा, यानी कि ये कोई दर्पण है, इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो इधर या इधर x विस्थापित होता है तो प्रतिबिंब कितना विस्थापित होगा ये अपने को बताना है। तो ये मैंने बता ही दिया था कि दूरी समान, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, इसमें ये और ये यहाँ से मान लो x1 दूरी पर है,
तो ये भी x1 पे होगा, क्योंकि अपने को पता है प्रतिबिंब और बिंब दोनों समान दूरी पे होते हैं। अब मान लो ये x विस्थापित होता है इधर, अब ये यहाँ आ गया, तो अपने को पता है इसको दूरी तो मेंटेन रखनी है, यानी कि बराबर रहना है, तो ये भी कितना विस्थापित होगा, x। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जितना ये बिंब विस्थापित होगा उतना ही प्रतिबिंब, क्योंकि उसको u और v दोनों मेंटेन रखना है, उतना बराबर रखना है। अब दूसरा एग्जांपल, एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक समतल दर्पण की ओर दौड़ता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, ये अपन ने अभी देखा ही था कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो ये कि प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, दूसरा ये कि उस व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। तो व्यक्ति की चाल अपने को पता है क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, तो अपने को पता है प्रतिबिंब की चाल भी व्यक्ति की चाल के बराबर ही होती है, तो ये होगा पहला आंसर। तो ये आ गया कि प्रतिबिंब की चाल ये होगी। दूसरा ये प्रतिबिंब की चाल व्यक्ति के सापेक्ष, तो अपने को पता है जब व्यक्ति के सापेक्ष देखते हैं तो 2v होती है, यानी कि उस व्यक्ति की चाल भी जोड़ देते हैं, तो ये क्या आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा समतल दर्पण क्या होता है। तो ये सब कुछ थी समतल दर्पण की कहानी। समतल दर्पण में किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है समतल दर्पण में। नेक्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, बोर्ड के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो नाम से जैसे कि मैंने बताया, समतल नाम से मतलब समतल पट्टी का होती है, गोलीय मतलब एक गोले खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तरफ अपन क्या कर देते हैं, पॉलिश। ठीक है, तो गोलीय दर्पण अपन कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपने पास कोई गोला है, खोखला गोला, ऐसे समझें कोई जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है, ठीक है, खोखली जो बॉल आती है, उसको ये समझें कि वो कांच से बनी हुई है। ठीक है, तो अब आप समझो कि कांच की आपके पास कोई बॉल है जो अंदर से खोखली है, उसका मैं कुछ पार्ट काटता हूँ। ठीक है, तो वो पार्ट कैसा होगा, कुछ ऐसा ऐसा कटेगा। इधर का मैं ये कुछ बॉल थी ऐसे, तो इसको मैंने काट दिया तो कुछ ऐसा पार्ट बच गया, ऐसा अंदर से ऐसा होगा और बाहर से ऐसा, ये ऐसा कुछ पार्ट होगा। इसके ऐसा ऐसे अपन ने काट दिया। अब इसको काट के अपन क्या बनाते हैं, दर्पण। अब इसके पॉलिश में कर दूं एक साइड तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण, क्योंकि ये तो अभी तो अपने पास कोई कांच है, कांच का एक भाग है। अब इसके मैं एक साइड पॉलिश कर दूं, या इस साइड या इस साइड, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण। अब यहाँ मैं पॉलिश अंदर की साइड भी कर सकता हूँ, बाहर की साइड भी कर सकता हूँ। इस आधार पे ये गोलीय जो दर्पण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो देखो ऐसे गोलीय दर्पण सबसे पहले देखते हैं उत्तल। जैसे ये अपने पास था कांच का भाग, इसके एक साइड अंदर पॉलिश अगर मान लो मैं कर लूँ तो वो कैसा दर्पण कहलाएगा, और बाहर की साइड कर लूँ तो वो कैसा कहलाएगा, वो अपन अभी देखते हैं। पहला है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। ठीक है, परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, यानी कि जैसे ये मेरे पास था कोई भाग, कांच का भाग, इसमें अंदर की साइड अगर मैं पॉलिश कर दूं तो परावर्तन इस साइड से होगा। ठीक है, यानी कि ये साइड कौन सी, उभरी हुई सतह। तो इस ऐसे दर्पण को अपन क्या बोलते हैं, गोलीय उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं। अब इसके गोलीय दर्पण होता है क्या, आपको पता लग गया। जैसे एक बार दोबारा बता देता हूँ, गोलीय दर्पण के दो टाइप होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये अपने पास कोई भाग था जो कि अपन ने गोले से काटा, खोखले गोले से। अब इसके मैं अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दूँ, ठीक है, और बाहर से किरणों को आपतित कराऊँ, तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। और अवतल क्या होता है, बाहर की तरफ मैं पॉलिश कर दूँ और अंदर से प्रकाश किरणों को आपतित कराऊँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इनके बीच का अंतर। अब देखते हैं इसमें उत्तल दर्पण में कि ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं। देखो उत्तल दर्पण को सबसे पहले ये समझने से पहले ये समझते हैं कि उत्तल दर्पण को कैसे दर्शाते हैं। तो ये मैंने मान लिया कोई गोला था अपने पास, खोखला गोला, ये कोई खोखला गोला है, इसमें से मैंने ये इतना पार्ट काट लिया, ये डैश डैश दिखा रहा है कि ये अभी नहीं है, पहले था। ठीक है, तो अभी अपने पास सिर्फ इतना पार्ट है। इस पार्ट के इस साइड, अंदर की साइड अगर मैं पॉलिश कर दूं और बाहर की साइड अपवर्तक
यानी कि जहाँ परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि जहाँ प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी। ठीक है, तो इसको उत्तल दर्पण को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, जिसमें ऐसा कोई कर्व्ड सरफेस लेते हैं, उसके इस तरफ अपन क्या ये परावर्तक सतह दर्शाते हैं और इस साइड से हमेशा किरणों को आपतित कराएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष वगैरह क्या होते हैं ये अभी आगे देखेंगे। इससे पहले कि ये प्रकाश किरणें कुछ इधर से अपन आपतित कराते हैं और ये इस साइड ऐसे दूर की तरफ निकल जाती है। इसको समझने के लिए आप किसी कर्व्ड सरफेस पे गेंद फेंक के देखना, वो गेंद हमेशा दूर की तरफ जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं और आसानी से। ठीक है, तो यह इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रकाश किरणों को अपसारित करते हैं, यानी कि इस पे जो प्रकाश किरणें आएंगी वो दूर की तरफ फैल जाएंगी। अपसारित होना मतलब दूर की तरफ फैल जाना। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश की किरणें अपसारित हो जाएंगी और इनका उपयोग जो होता है वो गाड़ियों के पक्ष दृश्य को देखने में होता है। गाड़ी के साइड में जो कांच लगा होता है, ठीक है, जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, जो कि पीछे के क्षेत्रफल को, बहुत बड़े क्षेत्रफल को एक छोटे से कांच में दिखा देता है, छोटा करके। ठीक है, तो ये था उत्तल दर्पण। इसमें आपको क्या याद रखना है? अभी तक सिर्फ ये याद रखना उत्तल दर्पण क्या होता है और इसमें पॉलिश किस साइड करते हैं और परावर्तन किस साइड होता है। ठीक है, और इसको अपसारित, यानी कि ये प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, इसकी उभरी हुई सतह पे अपन क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं और जो अंदर की सतह होती है वहाँ से परावर्तन होता है। तो ऐसे गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, परावर्तन क्या होता है? दबी हुई सतह से होता है, तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसारित करते हैं। अभिसारित मतलब एक साथ इकट्ठा करना। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन कहाँ से होता है? अंदर से। तो अंदर में प्रकाश किरणों को ऐसे भेजूंगा तो ये इसकी फोकस पे आके एकत्रित हो जाते हैं। अब फोकस क्या होता है अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अब मैं बताऊंगा फोकस क्या होता है। अभी तक तो आपको ये याद रखना है कि ये प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है, यानी कि एक जगह एकत्रित कर देता है, उसे अपन कहते हैं अभिसारित करना। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं कि ये प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, यानी एक जगह लाके इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। अभी तक सिर्फ परिभाषा याद रखनी है और अभिसारित और अपसारित में अंतर ध्यान में रखना है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि गोलीय दर्पण को पढ़ते टाइम अपन कौन कौन से शब्द या टर्म्स प्रयोग करेंगे। ठीक है, उनकी अपन परिभाषा देखते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जा सकते हैं। तो गोलीय दर्पण पहला पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या। तो सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा बताऊंगा आपको, फिर आपको समझाऊंगा। जैसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसको मैं समझाऊंगा। तो इसकी वक्रता केंद्र व वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व वक्रता केंद्र उस खोखले गोले की त्रिज्या व केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है। यानी कि ये बात अपने को पता है कि गोलीय दर्पण अपन कैसे बनाते हैं? किसी कांच के खोखले गोले को काट के, ठीक है, तो उस कांच के खोखले गोले की कुछ त्रिज्या होगी और कुछ उसका कोई सेंटर होगा। तो उसका जो सेंटर होगा वो उस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो जैसे ये अपने पास कोई खोखला गोला था, ये इतना अपने दर्पण काट दिया, तो ये इसकी जो खोखले की जो सेंटर है सी, इसको अपन यहाँ इस दर्पण का क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या थी मान लो r, तो ये r यहाँ वक्रता त्रिज्या कहलाएगी इस दर्पण की। ठीक है, दूसरा आता है ध्रुव या पोल। ठीक है, ध्रुव क्या होता है? दर्पण की परावर्तक सतह की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास कोई दर्पण था, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु है, ये ऐसा कोई दर्पण है, इसका जो मध्य बिंदु होता है ये, इसको अपन क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण की परावर्तक पृष्ठ होती है, उसका जो मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। आपको सीधी डायरेक्ट इनकी परिभाषाएं पूछनी तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और इसे P से दर्शाते हैं और डायग्राम बना के आप दिखा सकते हैं।
अब आता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष क्या होती है, ये पता है अपने को, दर्पण का क्या होता है, ध्रुव। ये अपने को पता है क्या होता है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली मैं एक कोई रेखा खींचूं, ठीक है, तो वो रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो एक बात अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनसे परावर्तन के नियम कि यानी परावर्तन कैसे होता है, उनमें अपन पढ़ेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती है वो फोकस पे मिलती है। ठीक है, अभी तक आपको इतना याद रखना है। तो फोकस पे मिलती है, जहाँ मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस। तो अपने को पता है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो अंदर की तरफ होता है, तो अंदर की तरफ यहाँ ऐसा अपन दर्शाते हैं, अपन अवतल को ये दर्शा दिया, अंदर की तरफ से कोई किरणें आ रही है, वो अगर इसके समांतर है मुख्य अक्ष के, तो ये इससे टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई यानी कि आके मिलेंगी, उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, और अगर अपन इसकी जगह दर्पण लें कौन सा, उत्तल, तो उत्तल में अपने को पता है परावर्तन किस साइड से होगा, उभरी हुई साइड से। तो उभरी हुई साइड से अपने को पता है ये जो किरणें होती है वो फैल जाती है, उत्तल दर्पण में फैल जाती है। तो फैल जाती है यानी कि ये कभी मिलेंगी नहीं। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं कि जो फैल गई इसको अपन पीछे मिलाते हैं, पीछे डैश डैश लाइन से दिखाते हैं। तो ये जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, ये रियल में मिलती नहीं है, रियल में तो ये फैल जाती है, लेकिन इनको अगर अपन पीछे बढ़ाएं तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस। ठीक है, तो समझ में आ गई कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती है वो जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण के लिए वो मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए वो प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने अर्थात वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने, देखो ये दर्पण के सामने यानी कि वो वास्तविक होता है, क्योंकि ये किरणें वास्तव में आके मिल रही है। लेकिन उत्तल दर्पण अपने को पता है ये आभासी होता है और इस दर्पण के पीछे होता है, क्योंकि यहाँ वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, लेकिन अपन इनको अगर आगे बढ़ी हुई माने तो ये यहाँ ये मिलती है। तो ये क्या है, आभासी है, ये वास्तव में नहीं है। अब आता है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जो दर्पण है उसका जो फोकस यानी कि जो मध्य बिंदु उससे फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से, और कैपिटल एफ से उस फोकस को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अभी आपको नहीं याद रखना है, आगे अपन चिन्ह परिपाटी देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी f हो तो ये रिलेशन होता है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या ऐसे कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, क्योंकि r = 2f। इस 2 को मैं इधर भेजूँ तो ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, अब आता है अपर्चर या द्वारक। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है द्वारक में, द्वारक क्या होता है, तो मैं अभी समझाऊंगा आपको कि दर्पण के प्रकाश परावर्तक क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक क्या होता है, जैसे अपने पास कोई खोखला गोला था, उसका कुछ व्यास होगा। व्यास क्या होता है, ये जैसे अपने पास खोखला गोला था, इसमें इस सेंटर से होते हुए मैं अगर कोई लाइन खींचूं, ठीक है, तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इसका व्यास होगी। लेकिन अपने को पता है
लेंस सॉरी अपन ने जो दर्पण काटा वो ज़रूरी नहीं है इसके मध्य बिंदु से ही काटें, इसके यहाँ साइड से भी काट सकते हैं। एक छोटी सी अपने को एक चकती काटनी है, तो वो अपन जहाँ से काटेंगे उसको काटेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए भी ये एक सर्कुलर पार्ट अपने को दिखेगा। सोच के देखो, एक अपने पास खोखली बॉल है, उसमें से एक अपन ने चकती काटी, तो उसका अपन कॉर्नर देखेंगे तो वो भी एक सर्कल यानी वृत्ताकार होगा। उस वृत्त का जो व्यास होगा, उस छोटे से वृत्त का जो व्यास होगा वो हमेशा द्वारक कहलाता है, ठीक है, ना कि उस जो गोला था उसका व्यास द्वारक कहलाता है। सिर्फ अपन ने जो काटा, जैसे ये इसका व्यास है गोले का, लेकिन ये अपन द्वारक हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन जो दर्पण काटते हैं वो जरूरी नहीं बीच में से काटे। मान लिया मैंने दर्पण यहाँ से काटा, तो यहाँ से काटा तो ये जो वृत्तीय भाग है, ये इस वृत्तीय भाग का जो व्यास होगा, इस व्यास को अपन क्या बोलते हैं, द्वारक या एम एन को, जैसे ये एम था ये एन, तो इसके बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, द्वारक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्वारक क्या होता है, जिसे बोलते हैं अपर्चर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यदि किसी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के गोले से गोलीय दर्पण बनाया जाता है, यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है उससे गोलीय दर्पण बनाया जाता है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है गोले की, अपने को पता है गोले की जो त्रिज्या होती है वो दर्पण की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, यानी कि r, तो r = 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अपने को पूछा क्या है, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f, तो अपने को रिलेशन पता है स्मॉल f और r में, स्मॉल f = r/2 ये होता है, तो r की वैल्यू 10/2, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को अगर आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया हो, कुछ नई बात सीखने को मिली है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं और आपने अपने कंसेप्ट उन्हें देख के बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको प्रॉपर ढंग से लिखे हुए चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के और अन्य सब्जेक्ट के भी। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम और प्रतिबिंब बनाएंगे जब अलग अलग स्थिति में बिंब होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।